Alright guys, big announcement. Today I'm gonna start a tech podcast show जहाँ पे हम बात करेंगे IT professionals and experts से. Experience is one of the most important key of success. So उन्हीं experiences को जानने की कोशिश करेंगे हमारे IT professionals and experts से, so that we can take better decision in our career or life. Alright, today is our first episode of this podcast guys. So without further ado, let's get started. मैं फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था, मैं अमेज़न में गया, मोटिवेशन कम होने लगा और बहुत थक जाता था। तो ये कि एक साल लगाया, फिर AIEEE में तो अच्छा, बस एक रो बढ़नी है, जो डोंट जस्ट गो फॉर द नेम ऑफ IIT। तो अमेज़न हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, मतलब मैं आर्किटेक्चर ऑफ 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस। Hey guys, what's up? This is Hemant. Welcome back to the show. So guys, today with us we have my colleague, my friend Dipanshu Jain. अगर मैं दीपांशु को keywords में describe करूँ, 526, PayU, Amazon and Salesforce. So let's directly talk to Dipanshu Jain. Hey, hi Dipanshu. Thank you so much for being here in this show. Can you please introduce yourself? Yeah, sure. So first of all, thank you for having me here today. My pleasure. So I'm Dipanshu. I have like 4.5 years of experience in software development, and this is my third currently I'm in Salesforce, and that is my third company. As you mentioned, like मैंने PayU से start किया, फिर मैं अमेज़न में गया, फिर Salesforce आया, तो काफ़ी अलग अलग। So दीपांशु, what was your mindset? क्योंकि हमको काफ़ी crucial decision लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता होता कि हमको after 12th क्या करना है, कोई clarity नहीं होती, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है. Did you attend any training? कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे आपने DTU में एडमिशन लिया? Can you please tell us that? हाँ, तो मैं अपना बताता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो मैंने 11th क्लास में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था आकाश कोचिंग में, उसकी लखनऊ में भी उसकी ब्रांच है, तो मैंने लखनऊ में ही वो ज्वाइन किया था, 2 साल का कोर्स। तो वो JEE प्रिपरेशन के लिए था, तो AIEEE भी उसमें इंक्लूडेड ही होता है, मोस्टली सेम होता है सिलेबस, उसमें बस 2-3 चैप्टर्स अलग होते हैं, वो अलग से पढ़ सकते हैं खुद से, बट बाकी सब सेम ही होता है। तो वो दोनों के लिए लाइक सेम कोचिंग होती है। तो मैंने किया आकाश ज्वाइन, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, सब कुछ मज़ा आ रहा था और मैं एकदम सिलेबस के साथ साथ चल रहा था। पर 2-3 महीने बाद थोड़ा सा मोटिवेशन कम होने लगा और मतलब स्कूल भी ऐसे होता था 7-8 बजे से लेकर 3 बजे तक, उसके बाद फिर 4 घंटे की कोचिंग, तो बहुत थक जाता था, अपने लिए टाइम बचता नहीं था और बस यही, मतलब फॉर सम रीज़न मैंने मोटिवेशन थोड़ा सा खो दिया। अभी फिर यही था, तो थोड़ा सा 12th में फिर मैंने कोशिश करी थोड़ा ट्रैक पे आने की, पर वो नहीं हो पाया, वो एक बार छूट गया। तो फिर ये तो पता था कि इतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना स्टार्टिंग में सोचा था, जिस इंटेंशन से ज्वाइन की थी कोचिंग। पर ये था कि एटलीस्ट इतना ट्राई कर लेते हैं कि थोड़ा डिसेंट से कॉलेज मिल जाए इसी बार, नहीं तो 1 साल और लगाना पड़ेगा। पर फिर अल्टीमेटली वो हुआ नहीं, मतलब मेरी कुछ 28,000 रैंक आई थी AIEEE में, तो मेरे को मेरी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके बाद काफ़ी फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई घर वालों के साथ, क्या करना चाहिए, 1 साल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है कि 1 साल लगाया फिर से वेस्ट हो गया कुछ, अगर मतलब 28,000 से अगर 20,000 पे आ गया तो मतलब वो फ़ायदा नहीं है उसका। तो वो सब सोचना था। तो फिर ये था कि ठीक है, ट्राई करते हैं ड्रॉप। तो फिर डिसाइड किया कि मैंने फिर रेजोनेंस ज्वाइन किया, मैंने रेजोनेंस कोचिंग, उसकी भी लखनऊ में है एक ब्रांच। तो फिर वहाँ पे मैंने किया ज्वाइन, अच्छे से पढ़ा, मतलब और उस टाइम थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, मेरे को पता नहीं सबकॉन्शियसली मेरे को सब कुछ जो भी मैं पढ़ रहा था वो मैं उसमें टॉप लेवल पे नहीं था, पर मेरे को सब कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था 2 साल पढ़ के। हाँ, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में होगा कहीं पे, और वो मेरे को खुद भी पता था कि ऐसा हो चुका है, वो सबकॉन्शियसली मेरे को काफ़ी चीज़ों का पता था। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता था तो मैं एकदम लोग काफ़ी जल्दी पिकअप कर लेता था, और फिर जो भी उसमें डाउट्स होते थे या फिर जैसे क्वेश्चंस जो होते थे, ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे, वो भी मतलब थोड़े सॉल्व होना शुरू हो गए थे। तो वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट बन गया था, और फिर उस बार मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा इस बार कुछ। तो फिर रिजल्ट्स आए, वो भी लाइक ठीक थे, लाइक AIEEE में तो अच्छा आ गया था। कितनी रैंक थी? 526 रैंक आ गई थी AIEEE में। दैट्स ऑसम मैन, मींस ये तो काफ़ी अच्छी रैंक है। हाँ, मतलब कुछ आई थिंक 12 लाख लोग बैठे थे, तो उसमें
मतलब मेरी रैंक पे कुछ भी मिल जाता मेरे को, कोई भी कॉलेज। तो हाँ, इतनी रैंक पे तो किसी भी कॉलेज में हाथ रखो तुम्हारा कॉलेज है। हाँ, तो मेरा वही था कि काउंसलिंग में मुझे बस एक रो भरनी है, जो भी मुझे चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलेज एंड ब्रांच। हाँ, तो पर आईआईटी नहीं हो पाया था, क्योंकि आईआईटी में हो गया था 3500 कुछ रैंक थी, 34 समथिंग। तो उसमें मतलब जो टॉप 7 आईआईटीज़ हैं जो पुराने वाले, उनमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी कहीं पे। नए वालों में मिल रही थी एक दो जगह, और आईआईटी बीएचयू में मिल रही थी शायद। आईआईटी बीएचयू में नहीं, आईआईटी धनबाद में मिल रही थी, बीएचयू में सिविल मिल रही थी। तो इस टाइप से मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जो कॉलेज और ब्रांच कॉम्बिनेशन था वो मेरे को सूट नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने टीचर से भी सजेशन लिया, जो रेजोनेंस के जो टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि डोंट जस्ट गो फॉर द नेम ऑफ आईआईटी, तुम देखो कि तुम्हें कौन सी सिटी, अगर सिटी भी मैटर करती है तुम्हारे लिए, क्योंकि 4 साल रहना है, मतलब छोटा टाइम नहीं है, सिटी, कॉलेज और ब्रांच। तो उसके बाद मैंने फिर AIEEE के थ्रू मैंने DTU सेलेक्ट किया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। पहले वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था, तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेके एडमिशन ले लिया। तो फिर और ये भी था कि मेरे बड़े भाई ने भी वहीं से ही किया था बीटेक कंप्यूटर साइंस में। तो एक आइडिया था कि हाँ अच्छा कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। तो फिर ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं सेकंड ओपनर था। मतलब मुझसे ऊपर एक ही था मेरा दोस्त था, वो भी इसकी मुझसे अच्छी रैंक थी। तो मेरे को तब कभी कभी होता था रियलाइज कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया, पर ठीक है, वो आई थिंक सही था डिसीजन। पांचू, इस स्टेज में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आपकी एक बार रैंक अच्छी आ चुकी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको राइट डिसीजन लेना है उस टाइम पे, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका करियर डिसाइड हो सकता है, राइट? तो तुम्हारे क्या कंफ्यूजन थे और आपने DTU कैसे चूज किया? मतलब मेरे को मल्टीपल कंफ्यूजन थे। एक तो था कि IIT वर्सेस DTU, तो वो भी एक कंफ्यूजन था, बट वो दूर था। मैं लखनऊ में था, तो दिल्ली बहुत पास है लखनऊ के, पर हैदराबाद जाता तो फिर मतलब साल में 1 बार 2 बार आने का बनता, और मैं थोड़ा सा होम सिक था स्टार्टिंग से ही, तो मेरे को घर के आसपास ही रहना था। दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड DTU, क्योंकि वो भी अच्छा कॉलेज था। मतलब जस्ट ये था कि 19-20 की बात है, तो मैंने सेलेक्टेड DTU and I think that was a good decision. Nice man, thank you so much for sharing this. So let's talk about placement कि DTU में placement का क्या सीन रहता है, कौन सी कंपनीज आती हैं, like can you please tell us about that? हाँ, तो प्लेसमेंट के लिए काफ़ी कंपनीज आती हैं DTU में। लाइक स्टार्टिंग जब होती है तब तो लाइक एक दिन में 3-4 कंपनीज आती हैं पर डे। एक कंपनीज के बीच में फाइट भी होती होंगी कि कौन कितनी क्रीम उठा के ले जाता है कॉलेज से फॉर डे 1 पे। राइट, हाँ, ये तो होता है कि जो कंपनी पहले आ गई उसको ज़्यादा मतलब लाइक टॉप के बच्चे मिल जाते हैं, ये रहती है उनकी थिंकिंग। तो अमेज़ॉन हमेशा डे 1 पे आती है मेरे कॉलेज में। तो अमेज़ॉन आती है, फिर मतलब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अडोबी, ये सब आ जाती हैं लाइक स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में ही। बाकी सब माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिप, पेयू और जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं मोस्टली सब आती हैं, जो भी IITs वाली हैं, एक्सेप्ट गूगल एंड फेसबुक। वो ऑन कैंपस हायर नहीं करती। गूगल कम्स टू गिव प्रेजेंटेशन एंड दे टॉक अबाउट देयर क्या प्रोसेस जो है, ऑफलाइन प्रोसेस और ऑफ कैंपस प्रोसेस, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पर वो ऑन कैंपस हायर नहीं करती। अभी का मेरे को पता नहीं करंटली अगर आती हो ये गूगल और फेसबुक, पर मेरे टाइम पे नहीं आती थी। बाकी मोस्टली सब आती हैं जो भी IITs में आती हैं। So let's quickly discuss about your placement कि कैसे PU की जर्नी रही और फिर कैसे प्लेसमेंट हुई फाइनली। तो PU मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री में। मैंने उसके पहले इंटर्नशिप भी नहीं की थी, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए मैं बस टॉप 3 कंपनीज टारगेट कर रहा था। मैंने काफ़ी सीनियर से बात की थी, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि ज़रूरी नहीं है इंटर्नशिप करना, अगर अच्छी जगह कर रहे हो तो ही फायदा है, नहीं तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो अपना। तो मैंने बस यही अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और इस टाइप की 2-3 कंपनीज में ट्राई किया था, उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया। सो दीपांशु, ये बताओ कि किसी को इंटर्नशिप करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेट्स से किसी की इंटर्नशिप नहीं लगती है, ऑब्वियसली आप इंटरव्यू दोगे, इंटर्नशिप करने के लिए ट्राई करोगे। अगर इन केस आपका इंटर्नशिप नहीं लगती है तो उस केस में मतलब कितना इम्पोर्टेंट रहता है इंटर्नशिप, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? योर थॉट्स ऑन दैट? मतलब मेरे हिसाब से अच्छी बात है अगर कहीं आप इंटर्नशिप कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। पर ये नहीं है कि अगर कहीं नहीं लगा या नहीं हो पाया तो डीमोटिवेट होके बैठ गए, ऐसा नहीं है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। बट अगेन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ट्राई
ट्राई ही मत करो। एग्जैक्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, स्पेशली जो माइंडसेट में चेंज आता है वो कैसा रहता है, क्योंकि Right. जनरली आप जब कॉलेज में होते हो आपकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा लिमिटेड होती है। जब आप एक बार इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हो, कैसे बिजनेसेस, कैसे $multi billion कंपनीज वर्क करती है, तो योर थॉट्स ऑन दैट? तो फिर जब PU में मैं गया तो काफ़ी लाइक अलग था जो भी मैंने कॉलेज में किया था उससे। कॉलेज में मोस्टली हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते थे, DSL को पढ़ते थे या प्रोजेक्ट्स पे जो काम करते थे, उससे काफ़ी अलग था इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि तुमने अपना कोड लिख दिया और बस हो गया काम। उसमें सब कुछ होता है, लाइक लॉट ऑफ मीटिंग्स, उसमें जो भी तुम्हारा काम है उससे रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं, और फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से बातें करनी होती हैं, तो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू मैनेज इफ़ यू आर गिवन एन ओनरशिप फॉर सम प्रोजेक्ट। तो वो एक अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस विच टीचेस यू लीडरशिप क्वालिटीज़, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो वो एक नई चीज़ थी जो कि आई थिंक irrespective ऑफ कंपनी वो कोई भी सीखेगा, लाइक फर्स्ट कंपनी में दीज आर द थिंग्स दैट पीपल लर्न। सो दीपांशु, हाउ इज योर लर्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम PU? कौन कौन से टेक स्टैक में तुमने काम किया? PU में कौन से टेक स्टैक में काम किया था? देन Amazon, देन Salesforce. What was your profile like? Are you a full stack developer or front end or back end? What means कैसी रही तुम्हारी जर्नी बेसिकली अभी तक की? तो मैं मोस्टली फुल स्टैक इंजीनियर ही रहा हूँ, लाइक बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस लेयर सब पे मैंने काम किया है। तो मेरे को पता है कि कौन सी लेयर्स कैसे काम करती हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। और आई थिंक जैसे ये हमने अभी बात करी फ्रंट एंड वाली, तो ऐसे मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर के लिए हायर हो रहा है तो ऐसा नहीं होता कि वो फ्रंट एंड के लिए जनरली ऐसा एक अलग रोल होता है किसी भी कंपनी में। अगर ऐसा कुछ है कि आपको फ्रंट एंड पे ही काम मिलेगा तो उसके लिए एक अलग रोल होता है। तो अगर आप उस रोल के लिए हायर हुए तो अलग बात है, बट अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल से हायर हुए तो आपको कुछ भी मिल सकता है, बैक एंड, फ्रंट एंड या बोथ। तो PU में तो मेरा सिर्फ बैक एंड था, वहाँ पे मेरे को UI पे काम करने का वहाँ पे चांस नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैं कम टाइम के लिए ही था वहाँ पे। फिर कौन से टेक स्टैक पे काम किया था वहाँ पे PU में? वहाँ पे मैंने किया था जावा में और PHP में मेरा काम था। फिर उसके बाद जब मैं अमेज़ॉन में गया तो अमेज़ॉन में मैंने देन देयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन UI कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट लेयर्स। बेसिकली जो फुल स्टैक वाला जो काम शुरू हुआ वो मेरा अमेज़ॉन में हुआ था प्रॉपर्ली शुरू। तो वहीं पे मैंने जावास्क्रिप्ट, jQuery पहली बार मैंने देखा कि jQuery इज़ अ गुड लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट। तो वहाँ पे मोस्टली ऐसा होता था कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ काम मिल गया, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको जो आपको ज़रूरत है नॉलेज की, उसके लिए पहले वो 1-2 हफ्ता अलग से देंगे, उसके बाद यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स। वो साथ साथ ही करना होता था। तो jQuery भी मैं पैरेलली सीख रहा था कि कैसे होता है, एंड देन उसको मैं लाइक हिट एंड ट्राई करके देख रहा था कि क्या करना है मुझे, क्या चल रहा है। तो वो भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि कैसे बैक एंड एंड फ्रंट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड हाउ बैक एंड इंटरेक्ट्स विद DB लेयर एंड ऑल दोस काइंड ऑफ nitty-gritties ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। राइट। सो दीपांशु, यहाँ पे तुमने 2 कंपनी स्विच की हुई हैं, PU से Amazon एंड Amazon से Salesforce। तो जब तुम स्विच करते हो, कैसे कंपनीज को अप्रोच करते हो? HR तुम्हें कांटेक्ट करते हैं या तुम लिंक्डइन के थ्रू या रेफरल के थ्रू? कैसे, हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स बेसिकली? जब तुम्हें स्विच करनी है कंपनीज तो हाउ यू प्रोसीड फर्दर? तो हाँ, मतलब बहुत तरीके हैं अप्लाई करने के, जैसे naukri.com, लिंक्डइन, ये सब दे आर गुड मीडियम्स टू, वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और देन HRs कैन कॉन्टैक्ट यू। बट मेरे केस में मैंने 2 बार जो स्विच किया है वहाँ पे दोनों बार मैंने रेफर के थ्रू किया है। अमेज़ॉन में भी एक फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया था, एंड देन Salesforce में भी मुझे रेफ़र किया था एक दोस्त ने। तो यहाँ पे रेफरल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? रेफरल, ओके, तो रेफरल इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जैसे आप अगर खुद से अप्लाई करोगे वेबसाइट पे जाके, किसी के जॉब पोर्टल पे जाके, तो उसमें कई बार टाइम लग जाता है और वो दे डोंट गेट बैक टू यू। पर रेफरल के थ्रू मोस्टली कॉल आ जाती है अगर आपका रिज्यूमे उनको सही लगा। तो इधर रेफरल या फिर वो अगर खुद से आपको अप्रोच कर रहे हैं लिंक्डइन पे, बोथ वेज इट्स फाइन।
तो रेफरल का मतलब ये भी है कि आपके हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? या नहीं, चांसेस तो नहीं बढ़ते हायर होने के, बस आपके पास Exactly, कॉल yeah. आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर आपने किसी को रेफर कर दिया है तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो या नहीं, ऐसे कोई उसको फेवरिज्म नहीं होता उस चीज़ में। बस ये है कि आपका रिज्यूमे वहाँ तक पहुँच जाता है जल्दी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिज्यूमेज आते हैं, राइट, हर कंपनी के पास। तो दे नीड सम स्ट्रेटजी टू फिल्टर आउट द रिज्यूमेज, तो उसके लिए जो रेफरल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। सो दीपांशु, यहाँ पे कनेक्शंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं सिंस यू आर फ्रॉम टियर 1 कॉलेज? क्योंकि जो भी तुम्हारे बैचमेट्स होंगे वो किसी ना किसी टेक जायंट्स में, बड़ी कंपनीज में प्लेस हुए होंगे, राइट, इन अ गुड पैकेज, मे बी स्टार्टअप, राइट, इन अ गुड पैकेज। सो यहाँ पे कनेक्शंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेफरल में? राइट, तो आपके उस हिसाब से फिर कनेक्शंस भी अच्छे होने चाहिए। अगर आप जैसे कॉलेज से आप निकले तो वहाँ पे इतने सारे कनेक्शंस आपके बन जाएंगे, देन आपकी जो फर्स्ट कंपनी होगी वहाँ पे वो वाले आपके कनेक्शन बन जाएंगे। तो लाइक हैविंग गुड कनेक्शंस इज़ गुड फॉर योर करियर ग्रोथ, क्योंकि आपको हमेशा लोगों की हेल्प चाहिए ही होगी अपने करियर में, ईदर फॉर रेफरल और फॉर एनी अदर थिंग। सो दीपांशु, सिंस यू वर्कड इन Amazon, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस था तुम्हारा? तो जैसे कि हमने बात करी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स, वर्क कल्चर, अदर थिंग्स। तो नो डाउट लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा था। मोस्टली जो अमेज़ॉन के बारे में एक परसेप्शन है वो यही है कि वहाँ पे थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। बाकी बट लर्निंग इज़ गुड। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे वी हैव इन, जैसे गूगल का लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे खाना मिलता है फ्री में, और वो पेरिफेरल्स देते हैं, ये सब जो होता है वो उस टाइप से नहीं है। बट ये है कि दीज कंपनीज पे गुड, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि वो पे अच्छा कर रही हैं। पर ऐसा जो बेनिफिट्स की जो हम बात करते हैं वो अमेज़ॉन में इतना नहीं है, राइट, एज कम्पेयर टू सेल्सफोर्स में जब आया तो मेरे को वो सब काफ़ी अच्छा लगा। सो ओवरऑल सेल्सफोर्स का एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का, और क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं सेल्सफोर्स की जो तुम्हें यू लाइक द मोस्ट? काम तो ठीक है, अच्छा ही है दोनों जगह, बट जो मेरे को अच्छा लगा स्टार्टिंग में वो देयर वाज फूड, लाइक they provide food 3 times a day, like breakfast, lunch and dinner, and snacks as well. वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। देन उसके बाद जो भी बेनिफिट्स थे, जैसे मैंने बताया कि they give you a flagship phone, and then there are like multiple things. They literally give you everything, like reimbursement for specs, for gym, for any health related thing, all those kind of things. So वो बहुत अच्छी चीज़ थी जो अलग थी अमेज़ॉन से। बट वर्क वाइज इट वाज लाइक बोथ आर गुड, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट या दीज वर थिंग्स दैट जो मेरे को थोड़ा सा सेल्सफोर्स जो अलग कर देती सेल्सफोर्स को। सो कंपनीज टेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा फोकस करती हैं कि आपको कितना टेक स्टैक आता है, या ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिस्टम डिज़ाइन पे आपको जज करती हैं, और मतलब कैसे इंटरव्यू प्रोसेस एंड हायरिंग प्रोसेस रहता है अकॉर्डिंग टू यू? मेरे अकॉर्डिंग ये इतना इट डजंट मैटर कि तुम्हें कौन सी टेक्नोलॉजी आती है या किस पे काम करते हो। और ऐसा नहीं है कि जिसको 10 टेक्नोलॉजीज आती हैं, लैंग्वेजेस आती हैं, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने उन 10 टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके काम बहुत अच्छा किया है तो अलग बात है, बट जस्ट नोइंग द लैंग्वेज डजंट मेक डिफरेंस। तो अगर आपको एक भी लैंग्वेज अच्छे से आती है एंड यू आर एबल टू राइट अ क्लीन एरर फ्री कोड इन दैट लैंग्वेज, so that's enough for if we talk about languages. बाकी अगर आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में तो दैट्स a separate thing, but वैसे just knowing the syntax of a language will not take you anywhere. So Dipanshu, let's say I am a beginner and I want to learn data structures and algorithms. So what do you suggest? What are the best resources available in the market so that I can improve my skill? Yeah, so your thoughts on that? तो मैं अपना बताता हूँ, जो मैंने शुरू किया था वो मैंने कोडशेट से किया था। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने
मतलब पढ़ाई से स्टार्ट नहीं किया था कि पहले मैं पढ़ रहा हूँ कोई डीएस, उसके बाद उस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली कोड चेक स्टार्ट किया था और रैंडमली मैंने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया एंड देन स्टार्टेड सॉल्विंग इट। और उसमें मेरे को अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं देन आई स्टार्टेड डिगिंग डीप इनटू what could be the solution and reading other solutions। तो उससे मुझे पता चला कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो सकते हैं। तो उससे थोड़ा मेरा एक कॉम्पिटिटिव वाला जो था एक वो एप्टीट्यूड बना। एंड मोस्टली मैं कोडशेफ देन स्पॉज चलता है, स्पॉज करके एक ऑनलाइन जज होता है, तो कोडशेफ में स्पॉज में करता था मोस्टली। देन जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो उस टाइम मैंने गीक्स फॉर गिग्स स्टार्ट किया था, एक तरीके से लाइक एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करने के लिए। मतलब मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो करता ही था, बट प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भी मेरे को लगा कि ज़रूरत है सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तो वो मैंने किया, जितने भी मुझे लगता था कि पूछे जा सकते हैं जो कि मीडियम लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स तक, वो मैंने पढ़ा। उसके बाद उसी गिग्स फॉर गिग्स पे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर एवरी डेटा स्ट्रक्चर्स, वो मैंने देखे, सॉल्व किए, जितने हो सकते थे मैंने कोडिंग की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको पेपर पे या लैपटॉप पे करके देखो, खाली पढ़ के नहीं होगा। तो दैट्स फॉर टेक। उसके अलावा लीड कोड, आजकल लीड कोड बहुत चल रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यूट्यूब तो है ही, कोई भी अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रॉब्ली देयर आर चांसेस कि उसका सोल्यूशन किसी ने डाला होगा यूट्यूब पे, एंड अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है आपको अगर आप थोड़ा सा सर्च करते हो तो। Okay, so this is about data structures and algorithms. So what about system design? Do you recommend any resources which are important and one should must learn and go through before the interview or improve his or her skills? System design के लिए भी there are a lot of like free resources that you can get on internet. Like YouTube पे बहुत channels हैं जो system design की वीडियो डालते हैं, they are all very good. Like गौरव सेन करके इंजीनियर है, ऊबर में है आई थिंक वो, अभी उसने शायद अपनी कंपनी शुरू कर दी है, तो वो वीडियोस बनाता है सिस्टम डिज़ाइन पे, दे आर गुड। एंड देयर इज़ अ गिटहब लिंक, सिस्टम प्राइमर करके कुछ उसका सब्जेक्ट है, दैट इज़ अ गुड रिसोर्स फॉर सिस्टम डिज़ाइन, उसका लिंक भी दे सकते हैं वीडियो में। और या लाइक मोस्टली दीज like system design primer and YouTube videos, these are enough for system design. And also it's good that like you should make a practice of studying of reading about architecture of real companies, like you can find architectures of companies like Uber, like there is an article where Uber has explained like what were they doing in starting and वो क्या गलत कर रहे थे और उन्हें कैसे improve किया, और जो कि correct. I think this is very good suggestion, Dipanshu, because companies generally share करती हैं, you know, Netflix, Uber, Dropbox, all the startups. Right. Like Salesforce का भी एक Salesforce DB, जो कि Salesforce DB is handling more than 1 billion transactions per day, so that is very big number. So वो उसका भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, like how they are doing that. So these like should make a practice of reading about these things because they are interesting also, and like being in this stream and industry, you should be passionate about these things, not just for preparing for some company, but you should know these things in general. All right, so thank you so much Dipanshu for your time and sharing your experience with us. आज हमारे viewers को definitely यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ले जाने को मिलेगा. Thank you for that. Thank you Hemant, thank you for having me here. और लाइक मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा ये जो काम कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं जिनको आइडिया नहीं है, वो उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, डरे हुए होते हैं, थोड़ा सा शायद हम थोड़ा उनको हेल्प कर पाएँ कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे what should be their next steps. So that's a really good job you are doing. Thank you. Thanks man, appreciate it.